हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास के अंदर। और अपने पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर। कल हम लोगों ने इंडक्शन मोटर का पहला लेक्चर पढ़ा था और आज पावर सिस्टम की क्लास हुई थी 9 बजे। ठीक है, तो पावर सिस्टम का जो टाइम रहेगा वो 9 बजे रहेगा और मशीन का टाइमिंग 10 बजे रहेगा। ठीक है, पैरेलली स्टार्ट कर रहे हैं ताकि टाइम पे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। और एसएससी का पेपर भी डेट आ गई है बच्चों, आपको पता ही है। ठीक है, तो अपने पैरेलली स्टार्ट कर रहे हैं। पावर सिस्टम और मशीन नेटवर्क मैं कर ही चुका हूं, तो आप भी पढ़ते रहें। आज अपने इंडक्शन मोटर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटर की कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में हम रोटर करंट के बारे में पढ़ेंगे, रोटर ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे और जनरल टॉर्क इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चीज हम पढ़ेंगे बच्चों, ये कंडीशन में पढ़ेंगे, क्योंकि दो कंडीशन अलाउ होती है इंडक्शन मोटर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वो करने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, 4 पोल 3 फेस इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 4% स्लिप। तो स्लिप आपको 4% दे रखी है, मतलब 0.04। ये आपको स्लिप दी हुई है 0.04। ठीक है, एट फुल लोड इफ द स्पीड ऑफ द मोटर इज 750 आरपीएम। तो कहने का मतलब आपको स्पीड दे रखी है 750 आरपीएम और आपको बोला है सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालो। तो बच्चों कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो स्लिप आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों? 0.04। रोटर की स्पीड आपको दे रखी है 750 आरपीएम। उसके बाद में सबसे पहले आप निकालोगे एनएस। एनएस निकाल लिया आपने तो 781 पॉइंट इतना आरपीएम निकल के आ गया। अब आपको पूछा था कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी मतलब एफएस निकालो। तो एफएस आएगा एनएस इक्वल टू 120 एफएस अपॉन पी। सारी वैल्यू निकाली हुई है, रख दो। एफएस आपके पास आ जाएगा 26.04 हर्ट्ज। ओके, तो क्वेश्चन आया एसएससी 2010 के अंदर। तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के चलो स्लिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने एक अलग ऑप्शन बना दिया है, ई ऑप्शन। तो आंसर आएगा 26.04 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द लो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट लो लोड रिजल्ट फ्रॉम। भाई इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लो क्यों होता है, ये मैंने कल बताया था। ये इसलिए लो होता है बच्चों क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है, उस एयर गैप में फ्लक्स को लिंक करने के लिए आपको ज्यादा नो लोड करंट भेजना पड़ता है। लो लोड मतलब नो लोड, और नो लोड करंट अगर ज्यादा होगा तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होने का मतलब इंडक्टर टर्म होगी, और इंडक्टर टर्म होने के कारण आपका पावर फैक्टर हाईली लैगिंग होगा। तो कहने का मतलब हाई मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। क्योंकि एयर गैप होगा ना तो ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा, और ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा तो बच्चों मैग्नेटाइजिंग करंट वैसे ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, यहाँ पे जो स्लिप है बच्चों, वो स्लिप मैं आपको बता देता हूँ, 4% है। कितना परसेंट स्लिप है? 4%। आपको बोला है ए 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए स्लिप। तो स्लिप दे रखा है 4%। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ, क्या फॉर्मूला लगेगा भैया? देखो एक चीज तो क्लियर है कि रोटर ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज तो आएगी नहीं, बहुत कम होती है। कल भी आपने न्यूमेरिकल किया था। वैसे फॉर्मूला क्या है? एफ आर इक्वल टू एस एफ एस, यही तो फॉर्मूला है। स्लिप 4% दिया है, मतलब 0.04, और इनटू क्या आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। अब कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 100 आ गए,
तो कहने का मतलब 2 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। 50 100 को 2 पे काटेगा, फिर 2 4 को काटेगा, तो आंसर कितना आएगा? 2 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 4-pole 50 Hz 3-phase induction motor has a slip 5%. The speed of the motor will be, मतलब NR निकालना है भैया। देखो NR बराबर, कल ही मैंने फॉर्मूला लिखाया था, NR बराबर होता है NS 1 माइनस S, यही होता है बच्चों। और NS आपको पता ही है 120। F कितना है भाई यहाँ पे? F है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, ठीक है। अपॉन में पोल कितने हैं? 4 पोल है, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.05, यही निकल के आएगा। अब ये आप काट दो, 4 तिये 12, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 1500। और गुणा में कितना आएगा बच्चों? अब 1500 तो आ नहीं सकता, तो देखो एक चीज मान के चलो कि NS से थोड़ा कम होता है NR, इसका मतलब 1425 RPM आएगा बच्चों। अब 1 माइनस 0.05 करोगे तो 0.95 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ये पॉइंट हटा, ये 2 जीरो गए। अब 95 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 15 दूना 30 45, ये हो जाएगा आपका 1425, है ना। तो आंसर आ जाएगा ये 1425 RPM। एक चीज ध्यान रखो, ये तुक्का भी मार सकते हो आप। एक तो फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखो बच्चों, FS तो 50 हर्ट्ज होती है, FR आपकी 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज इतना आएगा, समझ रहे हो। और NR बच्चों ध्यान रखना NS से थोड़ा सा कम आती है, ठीक है, तुक्का भी मार सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट। ए स्मॉलर एयर गैप इन ए पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हेल्प टू। हाँ, एयर गैप अगर बच्चों कम रखोगे तो किसको हेल्प करता है? देखो एयर गैप अगर ये कम होगा, कम होने का मतलब है कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा। आंसर आ जाएगा बच्चों, मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा। अभी हमने डिस्कस किया था, तो डी आ जाएगा ना। ऑप्शन देखेंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम कर देगा। ए रोटर ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ओ, रोटर जो है आपका जिस डायरेक्शन में स्टेटर का फील्ड होता है बच्चों, उसी की सेम डायरेक्शन में रोटेट क्यों करता है इंडक्शन मोटर में? कल ही बताया था, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ओवरऑल स्पीड कम करनी है, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इफेक्ट विल अपोज द अपोज। कल मैंने वर्किंग प्रिंसिपल में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रोटर की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ओवरऑल जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो कम आएगी, NS माइनस NR। तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लेंज लॉ। ओके, चलो नेक्स्ट। A 3-phase 4-pole induction motor वर्किंग एट 50 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड है ये बच्चों, या तो साइकिल पर सेकेंड कह दो या हर्ट्ज कह दो, एक ही बात होती है बच्चों, या हर्ट्ज कह दो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, पोल दे रखे हैं 4 पोल। इफ द स्लिप ऑफ द मोटर इज 4%, द एक्चुअल स्पीड विल बी। तो एक्चुअल स्पीड निकालनी है, वही सेम NR रोटर स्पीड निकालो इंडक्शन मोटर की NR। अब ये आप कर ही लेना बच्चों, NS 1 माइनस S, ठीक है। ओके, ये अभी वैसे भी हमने किया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4-pole 3-phase इंडक्शन मोटर रनिंग एट 1440 RPM, मतलब NR दे रखा है, F दे रखा है, आपको बोला फाइंड द स्लिप स्पीड।
मोटर रनिंग एट NS निकालना है भैया। तो आप देख लो बच्चों, NR दिया हुआ है 1440 RPM, NS 1 माइनस S। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये है बच्चों कि एक तो हमें स्लिप भी नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्लिप निकालोगे इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो कहानी। स्लिप निकालने के बाद में आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ बच्चों इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन पे। तो इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन आपको बताना है। तो देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन में मेनली दो ही चीज होती है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। सबसे पहले स्टेटर की बात कर लेते हैं। वैसे स्टेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो स्टेटर की अगर बात करें बच्चों, तो जब भी आप मार्केट से मोटर लेके आते हो तो बच्चों उसके बाहर एक कवर लगा होता है सबसे पहले तो स्टेटर के ऊपर, और इस कवर को हम बोलते हैं स्टेटर फ्रेम। और ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। अब स्टेटर फ्रेम में कोई करंट वगैरह नहीं होता। उसके बाद में अंदर आती है बच्चों स्टेटर कोर। ये स्टेटर कोर, और ये स्टेटर कोर आपको पता है किस मटेरियल की बनी होगी? तो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी, सिलिकॉन स्टील। तो ये इस पे जो वाइंडिंग होगी इंडक्शन मोटर में, ये होता है स्टेटर। इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर है बच्चों, इसकी कोर लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड क्यों होती है वो ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। स्टेटर फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर पे जो वाइंडिंग होगी फील्ड वाइंडिंग उसे कहते हैं बच्चों जहाँ पे आप मेन सप्लाई देते हो। और मेन सप्लाई इंडक्शन मोटर में किस पे दी जाती है? स्टेटर पे दी जाती है। इसका मतलब वेयर यूजफुल फ्लक्स इज जनरेटेड एंड वेयर मेन सप्लाई इज गिवन, दैट वाइंडिंग इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जहां से आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना दिमाग में। स्टेटर क्या करता है? फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको कैरी करेगा। फील्ड वाइंडिंग किस टाइप की है? तो बच्चों आप पे आप एक चीज नोटिस करो, ये स्लॉट बने हुए हैं, ये पोल नहीं है। ये क्या है? स्लॉट है, छोटे छोटे। इसका मतलब ये है कि ये जो स्लॉट है, स्लॉट के अंदर क्या होता है? ऐसे वाइंडिंग पूरी आपकी रोटर पे ऐसे लिपटी होती है। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। और एक वाइंडिंग होती है जो पोल पे की जाती है बच्चों, पोल के ऊपर एक के ऊपर एक टर्न, एक के ऊपर एक टर्न, एक के ऊपर एक टर्न, वो होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो इसमें ध्यान रखना कौन सी वाइंडिंग होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ओके। उसके बाद में स्लॉट्स। तो स्लॉट्स के बारे में थोड़ी जानकारी रख लो बच्चों। जो छोटी मशीनें होती है उसमें सेमी क्लोज होते हैं। सेमी क्लोज का मतलब है ये स्लॉट है, तो आधा बंद होता है आधा खुला होता है। इससे क्या होता है? ये स्टेटर का स्लॉट है, सॉरी रोटर का स्लॉट है। तो इससे क्या होता है? यहाँ पे एयर गैप कम हो जाता है, वरना यहाँ पे एयर गैप ज्यादा हो जाता है तो रिलेक्टेंस ज्यादा ऑफर करता है। इसलिए क्या होता है? छोटी मशीनें होती हैं उसमें एयर गैप को कम करने के लिए सेमी क्लोज स्लॉट यूज में लेते हैं। और जो बड़ी रेटिंग की मशीनें होती हैं उनमें स्लॉट ओपन होते हैं। सर ओपन क्यों रखते हैं? ओपन इसलिए रखते हैं बच्चों, बड़ी मशीनों के अंदर इनपुट भी आपको पता है ज्यादा होता है। तो इनपुट ज्यादा होता है तो वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ओपन रखने से क्या होता है? वाइंडिंग को वापस रिप्लेस करना इजी होता है ना, इसलिए क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, छोटी मशीनों में स्लॉट क्या होते हैं? सेमी क्लोज होते हैं। और लार्ज मशीन में स्लॉट क्या होते हैं? ओपन होते हैं, ठीक है। ओपन इसलिए रखते हैं ताकि लार्ज मशीन में फॉल्ट वगैरह आए तो उनको इजीली हम रिप्लेस कर पाए। और स्मॉल मशीन में सेमी क्लोज होते हैं ताकि एयर गैप स्टेटर और रोटर के बीच में क्या रखा जाए? मिनिमम रखा जाए, ओके। ओके, तो आगे हम बात करेंगे
रोटर के बारे में, और रोटर के कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में, ठीक है। तो रोटर में कंस्ट्रक्शन में दो टाइप का है, एक स्क्वायरल केज है, एक वाउंड रोटर है। वाउंड रोटर को स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके। देखो बच्चों, स्क्वायरल वर्ड आपने सुना होगा। स्क्वायरल को हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? स्क्वायरल को हम हिंदी में कहते हैं गिलहरी। गिलहरी का जो पिंजरा होता है आपने देखा होगा, उसी की तरह टाइप का ये रोटर होता है। इस रोटर में होता क्या है, ऐसी बच्चों रिंग होती है दो, ऐसी दो रिंग होती है, और रिंग के अंदर ये जो रिंग आप देख रहे हो, इनमें क्या होता है, वाइंडिंग नहीं होती। इसमें क्या है, रोटर में बार यूज किए जाते हैं वाइंडिंग की जगह, ऐसे बार लगे होते हैं। और ये बार क्या होते हैं, थोड़े इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड के मतलब ये तिरछे होते हैं, सीधे नहीं होते, जैसे गिलहरी का पिंजरा होता है। तो उसी तरह के ये रोटर बार होते हैं और इंक्लाइंड होते हैं। ये जो आप रिंग देख रहे हो बच्चों, ये जो एंड वाली रिंग है, इनसे क्या किया जाता है, सभी रोटर बार को आपस में शॉर्ट किया जाता है, और इन रिंग को हम बोलते हैं एंड रिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंड रिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन मोटर में। तो आप बोलोगे एंड रिंग इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल की जाती है रोटर बार को शॉर्ट करने के लिए। ओके, अब देखो आगे, ये एंड रिंग बनी किसकी होती है, कॉपर की बनी होती है। ये सारे पॉइंट मैंने आगे लिखे। एंड रिंग्स कॉपर की बनी होती है। इसका यूज रोटर बार को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि आपस में शॉर्ट किया जा सके। रोटर में वाइंडिंग के स्थान पर रोटर बार यूज में लेते हैं, ये मैंने बता दिया। रोटर बार को थोड़ा सा इंक्लाइंड या स्क्यूड करते हैं। स्क्यूड का मतलब तिरछा रखा जाता है। क्या कारण है भैया, क्या रीजन है कि हम ऐसा करते हैं? तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन करवाए थे, तब मैंने आपको ये बता दिया था बच्चों कि हम आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, रिड्यूस लॉकिंग टेंडेंसी बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो कॉगिंग की प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। कॉगिंग मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग का दूसरा नाम है कॉगिंग, और ये मैंने क्वेश्चन में भी बताया था आपको। अब बच्चों ऐसा क्यों हो जाता है, देखो, अगर बच्चों आपने इंक्लाइन नहीं किया तो स्टेटर का जो स्लॉट है, ये स्टेटर का स्लॉट है, वो रोटर के स्लॉट के एकदम फ्रंट में आएगा। एकदम फ्रंट में आने का मतलब है कि ये अगर अल्टरनेट बच्चों नॉर्थ बनाएगा तो ये साउथ बनाएगा, और दोनों के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपका जो रोटर है वो मूव नहीं हो पाएगा, और उसे ही हम कहते हैं लॉकिंग। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं रोटर के बार को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो एयर गैप कम है, और यहाँ पे देखा जाए तो एयर गैप ज्यादा है। इसका मतलब मैग्नेटिक अट्रैक्शन को मैग्नेटिक रिपल्सन जो है वो ओवरलैप कर देगा। ओवरलैप करने के कारण आपका रोटर लॉक नहीं हो पाएगा, और रोटर आपका मूव करता रहेगा, इसलिए हम इंक्लाइन करते हैं। इसके अलावा और क्या फायदे हैं? इसके अलावा फायदा ये है बच्चों, जब आप रोटर बार इस्तेमाल करते हो, मतलब वाइंडिंग नहीं यूज में लेते, आप वाइंडिंग नहीं, आप रोटर बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो बच्चों सबके बीच में अगर आप गैप देखो तो यूनिफॉर्म गैप है, एक जैसा गैप है। एक जैसा गैप होने के कारण यहाँ पे जो फील्ड जनरेट होगा वो यूनिफॉर्म जनरेट होगा, और यूनिफॉर्म फील्ड के कारण ही यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होगा वो भी कैसा जनरेट होगा, यूनिफॉर्म जनरेट होगा। इसलिए ओवरऑल यूनिफॉर्म के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक हम जनरेट नहीं होगा, और मैग्नेटिक हम क्या होगी, बहुत ही कम होगी, मतलब मैग्नेटिकल जो साउंड होगा कम होगा। अब इस यूनिफॉर्म फील्ड के कारण बच्चों टॉर्क भी कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। ओके, अब देखो बच्चों, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में टॉर्क को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें टॉर्क इंक्रीज नहीं होता। टॉर्क को आप यूनिफॉर्म बना सकते हो, ये पॉइंट मैंने कई बार रिपीट कर दिया। लेकिन बच्चों स्क्वायरल केज, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, ध्यान रखें,
SCIM। तो SCIM का मतलब है कि इसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और इसमें टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए बच्चों हम स्टार्टिंग मेथड यूज में लेते हैं, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और चौथा है स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस स्टार्टर। ठीक है, तो ये मेथड है, ये मेथड ओनली हम यूज में लेते हैं स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, किसमें? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। ओके, नेक्स्ट देखो, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर बार यूज में लेने के कारण रोटर बार लेंथ बढ़ती है। देखो वैसे हम रोटर बार यूज में लेते हैं ना, तो यूनिफॉर्म होता है बच्चों, बिल्कुल सिलेंड्रिकल रोटर की तरह। तो ये यूनिफॉर्म होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। लेंथ बढ़ाने से ओवरऑल इसका आर बढ़ जाता है, और ओवरऑल आर बढ़ने से इसका क्या बढ़ जाता है बच्चों? पावर फैक्टर बढ़ जाता है। तो थोड़ा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, ये आपको पता ही है बच्चों, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग अरेंजमेंट नहीं होता। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम अलग से 4 प्रकार के स्टार्टर यूज में लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा ये प्रेफर नहीं की जाती, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होता है इसका। अगर आप बढ़ाओगे तो अलग से आपको अरेंजमेंट लेना पड़ेगा, अलग से अरेंजमेंट लोगे तो बच्चों बात सीधी ये है कि आपका कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग का मतलब, इसमें स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं, इसका मतलब इसमें स्लिप रिंग इस्तेमाल की जाती है रोटर की शाफ्ट पे। और वाउंड का मतलब है बच्चों, इसमें रोटर बार नहीं होते, इसमें 3 फेस वाइंडिंग होती है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें शाफ्ट पे, रोटर की शाफ्ट पे पहले से ही रेजिस्टेंस अरेंजमेंट किया जाता है। ये मैं रोटर रेजिस्टेंस बात कर रहा हूं बच्चों। रोटर रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने का तरीका है, वो वाउंड रोटर में होता है, और स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं स्क्वायरल केज के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क इसलिए हाई होता है बच्चों, पहले से ही ना शाफ्ट पे रोटर रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज बाय रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, क्योंकि पहले से लगा होता है बच्चों। वाइंडिंग मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई 3 फेस है, और वाइंडिंग जो की जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं होती। और वाइंडिंग ज्यादातर स्टार कनेक्टेड यूज में लेते हैं। ठीक है, अब स्टार क्यों यूज में लेते हैं, इसका रीजन आप सिंक्रोनस में पढ़ोगे बच्चों, क्योंकि जितनी भी ऐसी मोटर हैं उनमें आउटपुट जब लिया जाता है तो वाइंडिंग स्टार कनेक्शन से लिया जाता है, और उसका कारण आगे भी है। और अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो मैंने वैसे बता भी रखा है, बाकी मैं आगे बताऊंगा। वाइंडिंग आपस में इंसुलेटेड होती है, क्या होती है? इंसुलेटेड। ओके, तो ये था आपका स्लिप रिंग। तो एक बार फिर देख लो, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है स्क्वायरल केज के कंपेयर में, ऑलरेडी पहले से रोटर रेजिस्टेंस के कारण टॉर्क हाई होता है। वाइंडिंग मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और स्टार कनेक्टेड यूज में लेते हैं, मतलब स्टार कनेक्टेड होती है, ये ध्यान रख लेना है। वाइंडिंग इंसुलेटेड होती है। वाउंड का मतलब होता है 3 फेज, और स्लिप रिंग का मतलब इसमें शाफ्ट पे स्लिप रिंग इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों रोटर ईएमएफ, करंट, पावर फैक्टर और टॉर्क। लेकिन मैंने बोला था 2 केस में। पहला केस है जब आपका रोटर स्टेशनरी है, पहला केस हम यही लेंगे। स्टेशनरी का मतलब NR 0 है। अगर NR 0 है तो स्लिप क्या होगी? 1। अगर स्लिप 1 है, इसका मतलब रोटर चल ही नहीं रहा। आप यूं समझ लो नो लोड ट्रांसफार्मर है ये। नो लोड का मतलब लोड लगा नहीं, लोड लगा नहीं तो लोड पे कोई आउटपुट है नहीं। उसी तरह रोटर चला नहीं, रोटर चला नहीं तो इंडक्शन मोटर ऑपरेशन है नहीं, तो स्लिप है 1। समझ रहे हो बात को? तो इस केस में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले रोटर ईएमएफ E2 होता है, आपको पता ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पे ही काम करता है, वो सेम चीज है, E1/E2, N1/N2, E1 स्टेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज, और E2 रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज। ओके, रोटर करंट निकालना है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये रोटर है, ठीक है, मान लो ये रोटर,
रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, फिर यहाँ पे इम्पीडेंस आ गया Z2, ठीक है, और इसमें करंट है I2, तो I2 बराबर होगा E2 अपॉन Z2। और एक चीज ध्यान रखो, कहीं भी स्लिप नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बच्चों हम एक केस यूज में ले रहे हैं जब रोटर आपका स्टेशनरी है। ये केस अगर आपको समझ में आता है फिर आगे कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ स्लिप इस्तेमाल होगी, बाकी रिजल्ट यही रहेंगे। और Z2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, फिर हम बात करते हैं इस केस के अंदर टॉर्क की। तो देखो बच्चों, टॉर्क की बात करने से पहले मैं टॉर्क का एक डेरिवेशन बनाना चाहूंगा इंडक्शन मोटर के लिए। देखो बच्चों, ये रोटर है और रोटर की रेडियस आपको पता है R है, और जब 90 डिग्री पे फोर्स लगता है बच्चों, तो आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है। इसका मतलब 90 डिग्री पे रोटर पे फोर्स लगेगा, और फोर्स कौन सा होगा? कल ही मैंने प्रिंसिपल में बताया था थोड़ा सा, लॉरेंज फोर्स, BIL। वैसे तो होता है BIL साइन थीटा, लेकिन अगर ये 90 डिग्री पे होगा बच्चों तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो BIL मैक्सिमम फोर्स। अब देखो बच्चों, टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस, F इंटू R, और ये SSC में पूछा गया था कि टॉर्क का कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो फोर्स की जगह आप रखोगे BIL और R। अब एक बात था बच्चों, रोटर के कंडक्टर की लेंथ और रोटर की रेडियस क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BI। अब एक बात तो बच्चों, ये टॉर्क रोटर में जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे I को मैं रोटर करंट लिख सकता हूँ क्या? I2, तो मैंने I2 लिख दिया। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, टॉर्क इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BI2। अब बच्चों आप चलो आगे, आप ये बताओ कि B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? फाई अपॉन A, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फाई अपॉन A। ओके, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ये होता है। अब एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले आपने स्टेटर में दी सप्लाई, स्टेटर में क्या आ गया? फाई, और ये फाई गया सीधा किस पे? रोटर पे, और रोटर पे जाते ही अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ डी फाई बाई डी टी, इसने रोटर में क्या जनरेट किया? EMF। क्या जनरेट किया बच्चों? EMF इंड्यूस किया। इसका मतलब E2 इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, B इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, फाई इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। इसका मतलब इस B की जगह, अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस B की जगह अगर मैं लिख दूं फाई, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉर्क इज ए डायरेक्टली, ये वाली टर्म मैंने लिखी नहीं है, आप लिख लेना फाई I2। और बच्चों फाई इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, तो फाई की जगह मैं क्या रख दो बच्चों? E2। अब एक बात बताओ, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF और सेकेंडरी करंट, मतलब रोटर इंड्यूस्ड EMF और रोटर करंट के बीच में पावर फैक्टर तो होगा कि नहीं होगा बच्चों? पावर फैक्टर होगा, तो मैंने पावर फैक्टर की टर्म लिख दी cos फाई I2। तो ये जनरल टर्म आ गई जो मैं कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब टॉर्क इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाई 2। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन बनाना है, टॉर्क इक्वल टू E2 I2 cos फाई 2, ठीक है। और ये मैंने एक छोटा सा इम्पीडेंस डायग्राम बना रखा है बच्चों। cos फाई 2 निकालना है मेरे को, तो cos फाई 2 क्या होगा बच्चों? ये एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो R2 बाई Z2 करेक्ट है। और I2 क्या होगा बच्चों? E2 बाई Z2। बस इसे सॉल्व करो, टॉर्क आ गया E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। इसको बच्चों हम स्टार्टिंग टॉर्क भी कहते हैं। स्टार्टिंग क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर स्लिप होती है 1 और रोटर मूव नहीं करता, तो ये स्टार्टिंग स्लिप का टॉर्क आ गया हमारा। अगर आपसे पूछे कि फाइंड आउट स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्लिप होती है 1 और NR होता है 0, उस केस में जो टॉर्क आएगा उसे ही हम कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। समझ गए कहानी? ओके, अब आओ नेक्स्ट, इस रिजल्ट से कुछ और रिजल्ट निकालेंगे हम।
स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के दो तरीके हैं। कैसे? अगर बच्चों ये सारी चीजें आप मान लो कांस्टेंट है, E2 और ये K कांस्टेंट है, तो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क क्या बचेगा? मैं यहां लिख देता हूं। आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क बचेगा R2, R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। अब सुनो इधर, स्टार्टिंग टॉर्क को आप R2 बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हो। कैसे बच्चों? अगर आप R2 बढ़ाओगे तो आपका टॉर्क बढ़ेगा। सर ये वाला R2 भी तो बढ़ेगा। सुनो ध्यान से, ये R2 किसी पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ध्यान रखना। ये डिपेंड कर रहा है X2 पे, इसलिए इस R2 को नहीं छेड़ते। ठीक है, इसका मतलब आप R2 को बढ़ा सकते हो। कैसे? R2 के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करोगे, R2 बढ़ेगा तो आपका टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा है बच्चों X2 को कम करके। भाई X2 को कम करोगे तो आपका स्क्वायर के अमाउंट में कम होगा। अब R2 को भूल जाओ, और ये R2 तो कंपेयरिंग है, इसको रहने दो, इस R2 को छोड़ो। लेकिन ये वाला तरीका पॉसिबल नहीं है बच्चों स्टैंड स्टिल कंडीशन में। ये वाला मेथड हम यूज में नहीं लेते स्टार्टिंग या स्टैंड स्टिल कंडीशन में टॉर्क को बढ़ाने को। क्यों? क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड होती है 0, इसलिए आपका रोटर फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि रोटर मूव नहीं कर रहा। जब तक रोटर मूव नहीं करेगा, रोटर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो यहां से आई है, क्योंकि रोटर के अंदर ओनली फील्ड होगा। और मैंने कल ही बताया था बच्चों कि रोटर का ओवरऑल फील्ड स्पीड क्या होता है? NS होता है। और NS का मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? FS होगी। FS होने का मतलब है बच्चों कि स्टार्टिंग के अंदर रोटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा होने के कारण X2 बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब आप X2 को कम नहीं कर सकते। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क को X2 को कम करके बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में X2 हमारा क्या रहेगा? हाई रहेगा। क्या रहेगा? हाई रहेगा, क्योंकि FR हमारा किसके प्रोपोर्शनल है? FS के। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों आगे, अब आपको स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन बतानी है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, मतलब जब आपके स्लिप क्या है? 1। तो बच्चों एक चीज बताओ, अभी हमने एक चीज नोटिस की, मैक्सिमम निकालने के लिए हम डेरिवेशन कर देते हैं, और सॉरी डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इक्वल टू 0 लिखते हैं। लेकिन बात मुद्दे की ये है बच्चों, डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि X2 को तो हम कम नहीं कर सकते, इसका मतलब इसके अक्रॉस नहीं होगा। R2 को वेरी करके हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो कहानी? इसका मतलब आप यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करोगे वो R2 के रिस्पेक्ट में करोगे। K E2 स्क्वायर ये सब वगैरह आपके कांस्टेंट रहेंगे। U बटा V का फॉर्मूला लगा दोगे और आपके पास कंडीशन निकल के आएगी, रोटर रेजिस्टेंस जब आपका रोटर रिएक्टेंस के बराबर होगा तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपको मैक्सिमम टॉर्क रिसीव होगा। मतलब जब स्लिप 1 है, स्टैंड स्टिल कंडीशन है, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन है, तब आपको मैक्सिमम टॉर्क रिसीव होगा, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम रिसीव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये कंडीशन आपने यहाँ याद कर ली। जब आपका नॉर्मल रनिंग कंडीशन के अंदर ये वाले कंडीशन निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा बच्चों, मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ है, वहां पे आता है SX2। इसलिए बच्चों स्टैंड स्टिल कंडीशन के केस याद हो गए तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, सारे केस में स्लिप ही आएगी बस। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क कब रिसीव होगा? जब आपका रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन स्टार्टिंग टॉर्क। कि भाई आपने सप्लाई वोल्टेज दी स्टेटर को,
और वो है V। उसमें चेंज करने से रोटर के स्टार्टिंग टॉर्क में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू E2 I2 cos phi होता है। अब E2 बच्चों आपको पता है, मैंने अभी पीछे बताया था, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi, phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। सही है। तो E2 की जगह मैंने लिख दिया phi, अभी मुझे जरूरत है इसलिए मैंने लिख दिया। I2 को मैंने वही लिखा और इसको ही मैंने वही लिखा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया phi E2 R2 अपॉन R2 X2 स्क्वायर। अभी हमें फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो एक चीज बताओ, यहाँ पे थोड़ा देखो, सप्लाई दी, सप्लाई देते ही क्या आ गया बच्चों phi, और phi के कारण क्या आ गया E2। इसका मतलब E2 आपका phi के प्रोपोर्शनल है, तो मैं इस phi की जगह E2 रख सकता हूँ, क्या रख दो। इसका मतलब मेरे पास आ गया E2 स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो, जब तक आपका ये ओपन है तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi और phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब V आएगा तो phi आएगा, phi आएगा तो रोटर के अंदर E2 आएगा। इसका मतलब इस E2 स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ सप्लाई वोल्टेज। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया बच्चों, सप्लाई वोल्टेज। तो ये आ गया मेरा रिजल्ट। इसका मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में या स्टार्टिंग कंडीशन में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका आज का मशीन। ठीक है, इंडक्शन मोटर। आज के लिए इतना काफी है, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारा सेकंड केस लेके। जो भी चीजें होंगी हम कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में करवाता रहूंगा। ओके, थैंक यू।